हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स की शिक्षा। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पीजीटी कॉमर्स का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन इज ट्रू। इट मीन्स इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपकी सही है। तो फर्स्ट है आपका, अमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज अ यूज ऑफ फंड्स। सेकेंड है, क्रेडिट सेल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। थर्ड है आपका, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड इज एन एप्लीकेशन ऑफ फंड। एंड फोर्थ है, फंड फ्लो एनालिसिस शोज द पोजीशन ऑफ बिजनेस एज ऑन द क्लोजिंग डेट ऑफ बिजनेस पीरियड। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो आपकी स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट सेकेंड, ये आपकी करेक्ट है। और क्यों करेक्ट है? क्रेडिट सेल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल आपकी क्या होती है? वर्किंग कैपिटल आपकी रिलेट करती है करंट असेट्स से, राइट। जब भी कोई क्रेडिट सेल्स होगी, ठीक है, कोई भी पर्सन आपसे उधार में सामान लेगा तो उसके बदले में आप उसे क्या इशू करेंगे? बिल्स इशू करेंगे, जो आपके क्या कहलाते हैं? बिल्स रिसीवेबल, जो आपको इन फ्यूचर रिसीव होंगे, राइट। तो बिल्स रिसीवेबल आपका पार्ट है करंट असेट्स का, और करंट असेट्स इंक्रीज करता है आपका वर्किंग कैपिटल को, राइट। तो यहाँ पर सेकेंड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाएगी, दैट क्रेडिट सेल्स इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है आपका, विच वन इज ट्रू। क्या इनमें से कौन सी स्टेटमेंट में से ट्रू है? सो फर्स्ट है आपका, डिफरेंस इन कॉस्ट बिटवीन ऑल्टरनेटिव इज टर्म्ड एज रेलेवेंट कॉस्ट। देखो ये तो ऑप्शन यही गलत हो गया, क्योंकि ये जो डेफिनेशन है आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की है कि दो ऑल्टरनेटिव कॉस्ट में जो डिफरेंस होता है वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है, रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती, राइट। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है। कॉन्ट्रीब्यूशन मार्जिन इज ऑल्सो नोन एज नेट इनकम, ये भी गलत है आपका। ऑप्शन सी है आपका यहाँ, ऑप्शन 3, ऑल फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट कॉस्ट। देखो जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो, ये डिसीजन मेकिंग से रिलेटेड है, जब भी आप कोई डिसीजन लेते हो उससे रिलेटेड जितनी भी कॉस्ट होती हैं, ठीक है, यानी उस डिसीजन को जितनी भी कॉस्ट अफेक्ट करेंगी वो सारी कॉस्ट क्या होती हैं? आपकी रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, ठीक है। तो फ्यूचर कॉस्ट, ये कहा जा सकता है कि फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट होती हैं, लेकिन सारी फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट हो ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर यही स्टेटमेंट आपकी सही है, दैट ऑल फ्यूचर कॉस्ट आर नॉट रेलेवेंट कॉस्ट। फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट है, बट सारी फ्यूचर कॉस्ट रेलेवेंट कॉस्ट नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 103, विच वन इज फॉल्स। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका फॉल्स है, गलत है? तो फर्स्ट है आपका, प्राइवेटाइजेशन एम्ड एट रिड्यूसिंग द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर। प्राइवेटाइजेशन का एम ही है कि वो पब्लिक सेक्टर का रोल को रिड्यूस करे, तो ये तो आपका करेक्ट है। फिर a truly globalized economy implies free movement of people across border। यानी जो ग्लोबलाइजेशन है वो अलाउ करता है लोगों को एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाने के लिए, फ्री फ्लो हो सकता है लोगों का, फ्री फ्लो ऑफ मूवमेंट ऑफ पीपल अक्रॉस बॉर्डर। तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। फिर है, लिबरलाइजेशन सिग्नल द एंड ऑफ लाइसेंस परमिट कोटा राज। जैसे ही लिबरलाइजेशन आया तो उसने किस चीज़ को ख़त्म किया? लाइसेंस सिस्टम को, परमिट एंड कोटा राज को, ठीक है। तो ये भी आपका करेक्ट है। लिबरलाइजेशन के साथ ये तीनों चीज़ें भी एंड हुई थी, ठीक। अब जब ये तीन करेक्ट हैं तो फॉल्स स्टेटमेंट ऑब्वियस सा फोर्थ ही है आपके पास, ठीक। लिबरलाइजेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्री हैज़ नॉट टेकन प्लेस विद रिस्पेक्ट टू रिमूवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट फॉल्स हो जाता है। 1, 2, 3 आपके बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, सही ऑप्शन है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 104, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व इन कंसंट्रेशन इन मार्केटिंग फंक्शन। यानी मार्केटिंग फंक्शन कंसंट्रेशन में इन चारों में से क्या इन्वॉल्व नहीं है? देखो मार्केटिंग फंक्शन के 3 फंक्शन होते हैं। फर्स्ट वन इज कंसंट्रेशन, सेकेंड इज इक्वलाइजेशन एंड थर्ड इज डिस्पर्जन, राइट। कंसंट्रेशन में आप क्या करते हो? जितनी भी गुड्स हैं, ठीक, उन गुड्स को आप क्या करते हो? आप एक सेंट्रल पॉइंट पर लेकर आते हो। सेंट्रल पॉइंट पर लाकर आप उन्हें स्टोर करते हो, ठीक, उन्हें डिवाइड करते हो प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, ठीक। फिर उसको ग्रेडिंग करते हो, कैटेगराइज करते हो कि किस क्वालिटी या किस साइज़ की, किस टाइप से आप गुड्स अलग अलग ग्रुप बना देते हो उनके, राइट। तो ये तीनों ही फंक्शन आपके किसके आ जाते हैं? कंसंट्रेशन के। बट रिस्क बियरिंग इसका पार्ट नहीं है, तो ऑप्शन बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा कि ये कंसंट्रेशन में इन्वॉल्व नहीं है। इन मॉडर्न टाइम्स अ फाइनेंस मैनेजर इज़ नॉट कंसर्न विद, यानी आज के टाइम पर एक फाइनेंस मैनेजर किस चीज़ की तरफ ध्यान नहीं देता। देखो फाइनेंस मैनेजर का आज के टाइम पे काम क्या होता है? सबसे पहले तो क्या करता है? प्रोक्योरमेंट ऑफ फंड्स। वो फंड्स को लेकर आता है अपनी ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग, डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस से वो प्रोक्योर करता है फंड। फिर उसके बाद उस फंड को वो इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्ट भी वो ऐसी जगह करेगा जहाँ उसकी कॉस्ट कम रहे और रिटर्न उसके पास ज़्यादा है। फिर जो भी वो प्रॉफिट आता है वो उस पर ध्यान दिया जाता है कि उस प्रॉफिट को कितना रिटेन करना है अपने पास
और कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है अपने शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो इन चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है आज के टाइम पर फाइनेंस मैनेजर द्वारा। तो यहाँ पर ऑप्शन आपसे पूछा है कि किन चीज़ों पर वो ध्यान नहीं देता, तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा, एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, ठीक है। एलोकेशन ऑफ फंड, कैपिटल एम्प्लॉयड और एलोकेशन ऑफ फंड टू डिफरेंट प्रोजेक्ट, ये सारे तो आज के फंक्शन हैं ही, बट आपसे पूछा जो आज के टाइम पे परफॉर्म नहीं करता तो वो है एक्यूरेट रिकॉर्ड कीपिंग, कि वो रिकॉर्ड कीपिंग पर ध्यान नहीं देता, ठीक। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 106, द प्रैक्टिस ऑफ अपेंडिंग नोट्स रिगार्डिंग कंटीजेंट लायबिलिटीज इज अकाउंटिंग स्टेटमेंट इज इन पर्सुएंट टू, यानी जो भी आप अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं उसमें नीचे आप जो नोट्स दे देते हैं, नोट्स में जो आप मेंशन करते हो कि आपको ये कंटीजेंट लायबिलिटीज़ का अंदाज़ा है कि हाँ ये हो सकता है, ये लायबिलिटीज़ आपके ऊपर आ सकती हैं, ठीक है, इन फ्यूचर ये सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, तो वो जो आप नोट्स में दे देते हो कंटीजेंट लायबिलिटीज़ के रिगार्डिंग, ठीक है, तो उसमें आप कर क्या रहे हो, आप इनडायरेक्टली अपने यूज़र्स को ये बता रहे हो कि हाँ ये लायबिलिटी हमारे पास आ सकती है इन फ्यूचर, राइट। तो आप उन्हें क्या कर रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो, आप अपनी इन्फॉर्मेशन उन्हें बता रहे हो, डिस्क्लोज कर रहे हो कि ये सिचुएशन भी इन फ्यूचर हमें फेस करनी पड़ सकती है, राइट। तो ये कौन सा आपका कन्वेंशन है, ये है आपका कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर, कि आपने अपनी जो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी वो आपने यूज़र्स को डिस्क्लोज करी। तो कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर यही कहता है कि आपको जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो सभी यूज़र्स को डिस्क्लोज करनी है, ठीक है। तो ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट है। आपका क्वेश्चन नंबर 107, अकॉर्डिंग टू एफ.डब्ल्यू. टेलर प्रॉस्पेरिटी, एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन है, सबसे पहले तो वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, राइट। तो उनके अकॉर्डिंग प्रॉस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ अकम्पेन्ड बाय प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयज़, विच ऑफ द साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल सपोर्ट दिस व्यू, ठीक है। तो उन्होंने ये कहा कि जो प्रॉस्पेरिटी है, एक एम्प्लॉयर की प्रॉस्पेरिटी लंबे समय तक तभी रहेगी जब आप अपनी प्रॉस्पेरिटी को, यानी एक कंपनी एक ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी को उसकी एम्प्लॉयज़ की प्रॉस्पेरिटी के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। ये कहा है एफ.डब्ल्यू. टेलर ने। तो अब आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि ये किस साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल को दर्शा रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, सेकेंड है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब एंड हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, ठीक है। देखो यहाँ पर ये कहा गया कि आपका डेवलपमेंट या आपका जो बिजनेस है वो तभी ग्रो करेगा जब आपका एम्प्लॉय ग्रो करेगा, राइट। तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकंड है ये डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी, यानी जितने भी एम्प्लॉयज़ आपसे जुड़े हुए हैं उनकी डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी के लिए और प्रॉस्पेरिटी के लिए। जब वो ग्रो करेंगे, जब वो डेवलप होंगे, तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी डेवलप होगी। ऑप्शन सेकंड यहाँ करेक्ट हो जाएगा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी हर एक एम्प्लॉय को पूरा चांस मिलना चाहिए उसकी डेवलपमेंट का, उसके ग्रोथ का, ठीक है, सो दैट वो उसके लिए भी हेल्पफुल हो और आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी। और एक ऑर्गेनाइजेशन तभी ग्रो करेगी जब उसके एम्प्लॉयज़ ग्रो करेंगे, ठीक है, जब वो एफिशिएंट होंगे तभी आपकी ऑर्गेनाइजेशन भी एफिशिएंटली वर्क करेगी। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 108, इट्स अ न्यूमेरिकल क्वेश्चन। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स एंड वाई पार्टनर्स हैं जो प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 3:1 में, ठीक है। जेड आ गया एक नया पार्टनर जिसने आपको 4,000 रुपये दी, किसके, गुडविल के। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनके ही 2:1:1। अब आपको बताना है कि जो गुडविल का अमाउंट है वो किसके अकाउंट में क्रेडिट किया जाएगा, वाई के अकाउंट में, एक्स के अकाउंट में, या एक्स एंड वाई के अकाउंट में 3,000 और 1,000, या एक्स एंड वाई के अकाउंट में 1,000 एंड 3,000। देखो ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन है तो इसका सोल्यूशन देख लेते हैं। देखो ये है इसका सोल्यूशन, एक्स एंड वाई की ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1 है, जेड न्यू पार्टनर आया 4,000 गुडविल लेकर, न्यू प्रॉफिट रेशियो आपकी है 2:1:1। तो सबसे पहले तो ये ध्यान रखना है कि जो गुडविल आती है कैश की फॉर्म में न्यू पार्टनर के द्वारा, उसको जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स होते हैं वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग रेशियो में ही वो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो सबसे पहले आपको चाहिए कि आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करें। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो एक्स की सबसे पहले फाइंड करते हैं। एक्स की जो ओल्ड रेशियो है वो है 3/4, 3/4 माइनस न्यू रेशियो 2/4, 3/4 माइनस 2/4 1/4 आ गया। y की जो ओल्ड रेशियो है वो है 1/4 और न्यू रेशियो भी है 1/4, सो 1/4 माइनस 1/4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर y की सेक्रीफाइसिंग रेशियो 0 है, y ने कुछ सेक्रीफाइस ही नहीं किया, तो गुडविल का शेयर किसके पास जाएगा, सिर्फ और सिर्फ x के पास जाएगा, ठीक। तो अमाउंट जो है गुडविल का वो किसके अकाउंट में क्रेडिट होगा, सिर्फ और सिर्फ x के, ठीक।
तो यहाँ आपका ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा, एक्स ओनली, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट एन इक्वल अमाउंट इज टू बी ट्रांसफर टू। जब डिबेंचर्स को आप रिडीम करते हैं आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो इक्वल अमाउंट आप कहाँ ट्रांसफर करते हैं? ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीटेटिव आता ही रहा है, ठीक है। तो इसे आप ट्रांसफर करते हैं DRR में, दैट इज डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, ठीक है। DRR यानी डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में आप इक्वल अमाउंट ट्रांसफर करते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 110, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स tried to integrate the modern concept of consumer oriented market with the traditional view of marketing। यानी बहुत से ऑथर आए हैं, ठीक है, बट कौन सा ऐसा ऑथर है जिसने मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया था मार्केटिंग से रिलेटेड, कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट, यानी कंज्यूमर को किंग माना जाए और कंज्यूमर के अकॉर्डिंग ही मार्केटिंग की जाए, कंज्यूमर की नीड को ध्यान में रखकर प्रोडक्ट बनाए जाए और सेल किए जाए, ठीक है। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये लेकर आए थे हमारे फिलिप कोटलर जी, ठीक। मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग फिलिप कोटलर से ही रिलेट किया जाता है, वही लेकर आए थे। नेक्स्ट है आपका, द ऑब्लिगेशन ऑफ अ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म द असाइन ड्यूटी इज नोन एज। देखो यहाँ पर मैंने इससे पहले जो इतने भी क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराए, मैंने पहले भी कहा है कि सीधे सीधे डेफिनेशन दे देते हैं, और यहाँ पर देखो इन्होंने डेफिनेशन ही दे दी है, दैट ऑब्लिगेशन ऑफ सबऑर्डिनेट टू प्रॉपरली परफॉर्म असाइन ड्यूटी, ठीक है, कि एक जो सबऑर्डिनेट है उसकी जो ऑब्लिगेशन हो जाती है कि उसे जो ड्यूटीज़ दी गई हैं उसे परफॉर्म करनी ही है, ये क्या कहलाता है? ये आपका कहलाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की ही डेफिनेशन है, राइट। एक और मैंने इससे पहले एक हिंट दिया था अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में कि ऑब्लिगेशन वर्ड आज जहाँ भी आ जाएगा आप उसे किससे रिलेट करेंगे? रिस्पॉन्सिबिलिटी से, राइट। तो ऑप्शन सेकेंड यहाँ करेक्ट है, दैट इज रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, A period of rapid market acceptance and substantial profit improvement represent which stage of product life cycle। देखो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की क्या है, 4 स्टेज होती हैं, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन स्टेज, फिर आती है आपकी ग्रोथ स्टेज, फिर आती है मैच्योरिटी और फिर आती है आपकी डिक्लाइन स्टेज, ठीक। तो इंट्रोडक्शन में जब आप प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, जब आपके इतने ज़्यादा प्रॉफिट भी इतना ज़्यादा नहीं होता और मार्केट भी आपकी इतनी ज़्यादा आपके प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक। फिर आ जाती है ग्रोथ स्टेज, जहाँ पे मार्केट आपको एक्सेप्ट करना शुरू हो जाती है और आपका प्रॉफिट भी इंप्रूव होना शुरू हो जाता है। फिर आती है मैच्योरिटी स्टेज, मार्केट तो आपने पूरी कैप्चर कर ली बट आपका जो प्रॉफिट है वो या तो स्टेबल हो जाएगा, एक स्टेज पर रुक जाएगा, या वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगा। और डिक्लाइन स्टेज पे तो आपका दोनों ही चीज़ें डिक्लाइन स्टेज पर जा रही होती हैं, प्रॉफिट भी और मार्केट भी। यहाँ पर आपसे पूछा है अ पीरियड ऑफ रैपिड मार्केट एक्सेप्टेंस, यानी जहाँ मार्केट आपको अच्छे से एक्सेप्ट भी कर रही है प्लस सब्सटेंशियल प्रॉफिट इंप्रूवमेंट, यानी आपका प्रॉफिट भी इंप्रूव हो रहा है, तो ये स्टेज आपकी कहलाती है ग्रोथ स्टेज, ठीक है। ये आपकी क्या कहलाएगी? ग्रोथ स्टेज। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, द RBI एक्ट वॉज इनेक्टेड इन विच ईयर। थर्ड टाइम ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि RBI एक्ट कब आया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और लगातार रिपीट हो रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 1 1934 1934, ठीक है। इस टाइम पर ये RBI इनेक्ट किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग राइट इज नॉट प्रोवाइडेड बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 टू द कंज्यूमर। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो आया था उसमें कौन सा इनमें से राइट प्रोवाइड नहीं किया गया कंज्यूमर को? तो देखो, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट ने राइट टू सेफ्टी दिया है कंज्यूमर को, राइट टू सीक रिड्रेसल, राइट टू बी इन्फॉर्म, बट राइट टू डिसिप्लिन नहीं दिया है। सेम क्वेश्चन उठ के आया है, ये आपका सेकंड टाइम मैं इसको एक्सप्लेन कर रही हूँ, राइट टू डिसिप्लिन। पहले भी क्वेश्चन पेपर में ये क्वेश्चन आ चुका है और सेम ऑप्शन भी थे, यही ऑप्शन आपका करेक्ट था कि राइट टू डिसिप्लिन है जो एक कंज्यूमर के पास राइट नहीं है, राइट। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 116, अ ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज्ड अ डिलीवरी ट्रक फॉर ₹60 लाख, यानी ये कंपनी ने एक 60 लाख का एक ट्रक परचेज किया। द कंपनी एस्टिमेट दैट द ट्रक विल बी ड्राइवन 1 लाख किलोमीटर ओवर इट्स 10 ईयर यूजफुल लाइफ, यानी जो ट्रक है उन्होंने ये अंदाज़ा लगाया कि 1 लाख किलोमीटर चलेगा अपनी 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ में, ठीक। सेल्वेज वैल्यू उसकी 12 लाख एस्टिमेट की गई कि जब उसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद जो उसकी कॉस्ट बचेगी वो बचेगी 12 लाख, ठीक है। ट्रक जो है वो 15,000 किलोमीटर चलाई इन 2015। देखो 1 लाख किलोमीटर अगर हमने अंदाज़ा लगाया है कि वो 10 ईयर्स में चलेगा, इट मीन्स वो 1 ईयर में कितना चलेगा? 10,000, राइट। बट 2015 में वो कितना चल लिया? वो चला 15,000,
यानी जो आपने एस्टिमेट लगाया था ये उसको तो क्रॉस कर गया, राइट। यानी ये वो असेट्स है जो अपने टाइम से पहले भी इसकी यूजफुल लाइफ कंप्लीट हो सकती है, यानी ये ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी रिड्यूस हो सकती है, डेप्रिसिएट हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर इस टाइप की असेट्स के लिए किस टाइप का आप डेप्रिसिएशन मोस्टली यूज़ करते हो? क्वेश्चन पूछा गया है विच मेथड रिजल्ट इन द हाईएस्ट डेप्रिसिएशन एक्सपेंडिचर फॉर 2015, यानी किस मेथड के थ्रू आप हाईएस्ट डेप्रिसिएशन लगा सकते हो 2015 में। देखो डेप्रिसिएशन आपके 4 टाइप्स के होते हैं, राइट। तो जिस डेप्रिसिएशन को यूज़ करके हाईएस्ट डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, स्पेशली उन एसेट्स पे जिनकी लाइफ बहुत जल्दी कम हो रही होती है, बहुत जल्दी डेप्रिसिएट हो रही होती है, ठीक है। इस टाइप की एसेट्स के लिए आप यूज़ करते हो डबल डिक्लाइन बैलेंस। डबल डिक्लाइन बैलेंस मेथड क्या होता है? इसमें आप डबल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो, ठीक है। डबल डिक्लाइन में जैसे आप स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड निकालते हो ना, स्ट्रेट लाइन में आप क्या करते हो, जैसे अगर 10% है तो आप 10% ही इंटरेस्ट लगाते हो सारे में, ठीक है। डबल डिक्लाइन मेथड में आप क्या करते हो, इस 10% का आप 20% कर देते हो। डबल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो क्योंकि आपको नहीं पता, अगर आपने 10 ईयर्स का अंदाज़ा लगाया किसी एसेट्स का, उसकी वैल्यू क्या पता उससे पहले ही ख़त्म हो जाए। अगर 7 या 6 साल में अगर उसकी लाइफ कंप्लीट हो जाती है तो आपको 6 साल बाद एक नया ट्रक चाहिए, राइट। तो इस टाइप की गुड्स में जिनकी बहुत जल्दी लाइफ कम हो रही है उनके लिए आप डबल डिक्लाइन मेथड यूज़ करते हैं, राइट। तो ऑप्शन 1 यहाँ करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 117, विच ऑफ द फॉलोइंग परफॉर्मेंस इवेल्युएशन इज वेरी मच यूजफुल फॉर डिस्कवरिंग द पोटेंशियल एम्प्लॉयज हु कैन बी यूजफुल इन क्रिटिकल सिचुएशन। यानी परफॉर्मेंस इवेल्युएशन, देखो परफॉर्मेंस इवेल्युएशन हम यूज़ करते हैं एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने के लिए, उनकी पास्ट परफॉर्मेंस के बेसिस पे और उनकी प्रेजेंट परफॉर्मेंस के बेसिस पे कि वो किस तरह से वर्क कर रहे हैं, राइट। तो इन्होंने कहा कि वो कौन सा मेथड है परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करने का जिसपे हम ये पता लगा सकें कि जो एक एम्प्लॉय है, ठीक है, कि एक एम्प्लॉय आपका क्रिटिकल सिचुएशन में बहुत ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप सारे एम्प्लॉयज़ को इवेल्युएट करेंगे इस बेसिस पर कि किस एम्प्लॉय का कितना पोटेंशियल है, कौन सा एम्प्लॉय क्रिटिकल सिचुएशन में हमारे लिए यूज़फुल हो सकता है और कौन सा नहीं। तो ये जो मेथड होता है ये होता है आपका क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड। क्रिटिकल इंसिडेंट मेथड में आप क्या करते हो, आप ये देखते हो कि एक एम्प्लॉय एक क्रिटिकल इंसिडेंट में किस तरह से वर्क कर रहा है, किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, ठीक है। उसके बेसिस पे आप ये डिसाइड करते हो कि हाँ ये आपको क्रिटिकल सिचुएशन में हेल्प करेगा इन फ्यूचर या नहीं, राइट। ये है आपका 117। नेक्स्ट पर आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 118। यहाँ पर आपको ओपनिंग स्टॉक दिया है 29,000, क्लोजिंग स्टॉक दिया है 31,000, सेल्स आपको दे रखी है 3 लाख की और ग्रॉस प्रॉफिट आपका है 25% ऑन कॉस्ट। आपको निकालनी है यहाँ पर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। देखो हर क्वेश्चन पेपर में पीजीटी कॉमर्स की रेशो का एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है। नहीं, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, जो कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का 25% है, राइट। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपको फाइंड करनी है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री, ठीक। एवरेज इन्वेंट्री तो आप इन्वेंट्री से निकाल लोगे जो ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आपको यहाँ फाइंड करना है जो आपके पास नहीं है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आप इस फॉर्मूले से निकालेंगे दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। अब इसे आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए ये फॉर्मूला वही है, ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ठीक है। तो यहाँ पर आपको पता है कि जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो 25% है कॉस्ट पर। अगर मैं कॉस्ट को x मानूँ तो ग्रॉस प्रॉफिट आएगा उसका 25% यानी x इंटू 25/100, ठीक है। तो ये आ गया आपका x/4, राइट। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूँगी तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा x की वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2,40,000, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2,40,000। इट मीन्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपके पास 2,40,000। इसके बाद आप देखेंगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया आपका 2,40,000, राइट, वो आपने यहाँ लिख दिया। फिर उसके बाद आपके पास क्या है, आपको निकालनी एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज इन्वेंट्री कैसे निकलेगी, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक 29,000 और क्लोजिंग स्टॉक है आपका 31,000, राइट। अब इन दोनों को प्लस करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से तो आ जाएगा आपका 30,000। 2,40,000 को आप 30,000 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपका 8 टाइम्स, ठीक है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आपका टाइम्स में निकलता है तो 2,40,000 और 30,000 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर आएगा 8 टाइम्स, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हेन मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज 20% एंड पीवी रेशो इज 60% देन प्रॉफिट विल बी।
मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको दे रखा है 20%, पीवी रेशियो आपको दे रखी है 60%, तो प्रॉफिट रेशियो आपको यहाँ निकालनी है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसमें सिंपल सा फॉर्मूला, आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे प्रॉफिट रेशियो का, मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाई पीवी रेशियो। ठीक है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास कितना है 20% और पीवी रेशियो है आपके पास 60%, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपका कितना आ जाएगा 1200, और 1200 को जब आप परसेंटेज में चेंज करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 12%। ठीक है, सिंपल था ये क्वेश्चन, सेकेंड आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा 12%। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 120। अकॉर्डिंग टू मैरी पार्कर फॉलेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज इंपॉर्टेंट फॉर अचीविंग कोऑर्डिनेशन, यानी मैरी पार्कर फॉलेट के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। तो उन्होंने 4 ऐसे पॉइंट दिए थे, प्रिंसिपल्स दिए थे जिनकी बेसिस पे आपको कोऑर्डिनेशन अचीव करना होता है। तो उन्होंने कहा था कि एक तो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनके बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होना चाहिए। ठीक है, प्लस वो कॉन्टीन्यूस एक दूसरे से रिलेट करते रहें। ठीक है, एक दूसरे से बात करते रहें, एक दूसरे को वर्क असाइन करते रहें। ठीक, एक दूसरे से कनेक्ट रहें, रेसिप्रोसिटी, एक दूसरे से कनेक्ट रहें। अगर ए को बी से भी कनेक्ट किया जाए और ए को सी से भी कनेक्ट किया जाए, सब एक दूसरे से कनेक्ट होंगे तभी कोऑर्डिनेशन अच्छे से होगा। राइट, फिर उन्होंने कहा था कि जो कोऑर्डिनेशन है वो स्टार्टिंग से ही होना चाहिए। ठीक, कि जैसे ही आप किसी भी प्रोजेक्ट में आप वर्क करते हैं और जितने भी एम्प्लॉयज़ उसमें जुड़ते हैं, स्टार्टिंग से ही चाहिए कि आप कोऑर्डिनेशन बनाकर चलें। राइट, तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन तीनों ही करेक्ट है, यानी ये तीनों ही प्रिंसिपल्स हैं कोऑर्डिनेशन को अचीव करने के लिए। तो ऑप्शन 4 यहाँ करेक्ट होगा, ऑल ऑफ दी अबव। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यहाँ तक ही, इससे आगे के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।